Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani. Today we'll be studying the chapter Elasticity of Demand, that is chapter 3 for class 10 economics. This chapter elasticity is in continuation with the other chapter, that is the previous chapter elementary theory of demand, in which we studied about the law of demand. Okay, so when you talk about elasticity of demand, the word elasticity itself means something that is changing, or you can say is something that is responsive. रिस्पॉन्स अगर कर रही है या रिएक्ट कर रही है या चेंज कर रही है, दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी. कोई चीज़ जो इन इलास्टिक है, जो चेंज नहीं हो रही है, दैट इज़ इन इलास्टिक. ठीक, नो चेंज और लिटिल चेंज यू कैन से. तो दिस इज़ नोन एज इनलास्टिक, जिसमें हम लोग एक बेसिक मतलब समझते हैं कि स्ट्रेचेबल और नॉन स्ट्रेचेबल होता है. स्ट्रेचेबल कपड़ा जो रिएक्ट मतलब जो खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है. इन अनस्ट्रेचेबल जो स्ट्रेच नहीं हो रहा है. सिमिलरली when you're talking about elasticity, something that is changing means something that is responding means elastic, something that is not responding or not changing is inelastic. तो हम इसमें एक बेसिक सा, दिस इज़ द डेटा केबल एंड आई हैव यूज्ड दिस. इसकी जो वायर है, अगर हम इसको एक साइड से सपोज करो कि दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ द डिमांड, अगर हम इसको एक साइड से स्ट्रेच करेंगे तो द डिमांड विल रिमेन द सेम, बिकॉज दोनों के बीच में द रिलेशन इज़ इन इलास्टिक, इट विल नॉट चेंज. बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ इलास्टिक, अगर आप एक्चुअल में एक रबर बैंड को ले लो एंड उसको स्ट्रेच करोगे तो येस इट विल चेंज. दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, इलास्टिसिटी मतलब कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है, कितनी वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के कितना रिस्पॉन्स कर रही है. तो लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड, वी स्टडीड की प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप कितना है, क्या है, बट वी डिडंट स्टडी हाउ मच द डिमांड विल फॉल. हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिमांड विल फॉल, बट हाउ मच द डिमांड इज गोइंग टू फॉल, दिस वी डिडंट स्टडी. ओके, hence when you are talking about the concept of elasticity, that is also known as the price elasticity, because we are taking here the price factor. तो hence elasticity of demand or the price elasticity of demand, that tells that how much of the change in the quantity demanded of a commodity in response to change in its price. Means if the price of a commodity is changing, we already know कि if price of a commodity is changing or if it is increasing, then demand is definitely going to fall. How much it will fall, that we will study here in this chapter. Okay, so this is very important. It measures the degree of change of demand in response to change in the price. It indicates that how a consumer react to changes in price, कि अगर prices change हो रहे हैं तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करेगी, कंज्यूमर अपने डिमांड को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. तो द ग्रेटर इज़ द रिएक्शन, द लार्जर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ज़्यादा चेंज होंगे मतलब ज़्यादा इलास्टिक है, कम चेंज होगा मतलब कम इलास्टिक है. So example is given here, that suppose that if the price of milk and wheat both rise by 15%, ठीक, consequently their demand falls by 30% and 5%. 30% is the demand for milk and wheat के लिए it is 5%. This is for wheat. तो क्या बोला गया है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है दैट इज़ राइजिंग बाय 15% और उसकी मिल्क की डिमांड जो है वो 30% से फॉल हो रही है, वीट की डिमांड 5% से फॉल हो रही है. हैंस जिसकी डिमांड ज़्यादा फॉल हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है, दैट इज़ मिल्क. सो इट इज़ मोर इलास्टिक एंड इट इज़ नोन एज लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक. ठीक. Then Alfred Marshall was the first economist to develop the concept of price elasticity of demand. Now this is the ratio of the relative change in the quantity demanded to the relative change in its price. Now we will study directly the formula of it. ठीक, this has to be prepared by you, remembered by you. दैट व्हाट डज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने ये तो समझ लिया कि कोई डिमांड चेंज हो रही है तो वो इलास्टिक होता है, कोई चेंज नहीं हो रही है, कम चेंज हो रही है तो वो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक कहलाता है. बट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट और हाउ यू कैलकुलेट इट. So it will be percentage change in demand for the good
upon percentage change in the price of the good, means percentage change in quantity demanded upon percentage change in its price. Hence it is a ratio between the percentage change in demand and percentage change in price of the commodity. Now we will study एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड, मीन्स जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज मेथड कहते हैं. तो इसका हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. न्यूमेरिकल्स क्लास 10th इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट हैव टू स्टडी दैट. दिस इज ईडी. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ईडी, दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इटसेल्फ. उसका जो फॉर्मूले का जो मेन सिंबल होता है दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज़ ईडी. ठीक. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नो दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो वी कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ इट. अब हम लोग परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस में फॉर्मूला इसका कैलकुलेट करेंगे. तो स्टेप्स टू रिमेंबर द स्टेप्स इज ऑफ नो यूज़. ठीक. द फर्स्ट वन इज द फॉर्मूला जिसको आप समझते हैं, चेंज इन द quantity demanded upon the original quantity into 100 and change in price upon price into 100. ठीक. तो उसका जो ये वाला फॉर्मूला है ये आ जाएगा एंड देन डिराइव करके द एक्चुअल फार्मूला विल कम. तो इवेंचुअली व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस, इसका जो लास्ट फार्मूला होगा दैट विल बी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. मीन्स डेल्टा चेंज, डेल्टा क्वांटिटी मीन्स द चेंज, कितना चेंज हुआ है और कितना प्राइस में चेंज हुआ है. ठीक. तो एग्जाम्पल के जैसे इसमें समझो दैट फर्स्ट द ओरिजिनल प्राइस वॉज 50 एंड द चेंज प्राइस वॉज 60. द ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 100, द चेंज क्वांटिटी वॉज 70. तो इट इज़ -30 एंड इट इज़ 10. ठीक. तो इलास्टिसिटी मीन्स द चेंज वॉज 10 in price and elasticity is it was -30. मीन्स जो वैल्यू है वो गिरी है तो वो -30 में जाएगी. ओके. सो hence when you will calculate this was -30 and this was 10. It is not 20, it is 10, and then when you will divide it, it will come as, so it will be considered as 3. It will not be -0.5, it will be considered as 3. ठीक. इसके बाद next is the degrees of price elasticity of demand. Very very important. When you are talking about elasticity of demand, it differs from commodity to commodity, as we all know. Now when you are talking about elasticity of demand, okay, the first one is perfectly elastic demand, that is ED is considered as 0. ये इसका सिंबल होता है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपसे ये कहता है कि ये वो डिमांड है दैट इज़ नॉन रिस्पॉन्सिव एट ऑल. जो डिमांड है दैट विल डज नॉट चेंज, मीन्स वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा. तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द मीनिंग एंड द कर्व एंड एग्जाम्पल्स. येस, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दैट व्हेन hypothetical situation that when quantity demanded does not change at all as a result of change in the price of the commodity, that is known as the demand for that particular commodity is said to be perfectly inelastic. जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इट इज़ सिंपली अनरिस्पॉन्सिव और नॉन रिस्पॉन्सिव, इट इज़ नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. यू कैन टेक द एग्जाम्पल. वैसे तो दिस इज़ अ क्लियर सिचुएशन ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब जो रियल लाइफ में बहुत रेयर केसेस में फाइंड की जाती है, बट स्टिल वी कैन टेक अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन, बिकॉज ऑब्वियसली ये और मेडिकल इमरजेंसी के केस में यू कैन टेक इट. ठीक. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके. सो प्राइस भले ही वो 5 हो, वो 4 हो, वो 3 हो, बट द डिमांड विल रिमेन द सेम. एक्चुअल सिचुएशंस में जितना हमने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ा है ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बट येस रेयर केसेस में इट कैन बी फाउंड. तो इसका ये कर्व बनता है, दैट इज दिस इज y, this is x, and this is o or original or origin, and this is the डिमांड कर्व दैट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस. कैसे हम इसको समझते हैं कि सपोज करो कि दिस इज़ द एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ ओ. अब यहाँ पर प्राइस है, ये प्राइस है, दिस इज़.
अब प्राइस चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम, मतलब वो यहाँ पर ही है तो वो यहीं पर ही रहेगी. हेंस द डिमांड कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक. हेंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब समझो, सपोज़ कि जो आपने अभी एक फॉर्मूला समझा था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. ठीक. तो इसी में ही समझो कि अगर जो क्वांटिटी ऑफ चेंज है वो ज़ीरो है एंड जो प्राइस है सपोज करो 10% से चेंज हो रहा है, एनीथिंग दैट इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो विल ऑलवेज बी ज़ीरो. ठीक. तो इट विल बी, ऐसे करके इसको कट कर देंगे और वो जो उसका आंसर आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज़ ज़ीरो. हेंस जो चेंज है वो क्या है, वो ज़ीरो हो गया है. ओके. नेक्स्ट इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड. व्हेन a large change in the price does not bring so much change in the demand, it is known as inelastic demand, less elastic demand, or relatively inelastic demand. ठीक. तो here the ED is lesser than 1, that is the large change in price does not bring as much change. Suppose जो price में change हो रहा है वो हो रहा है 50% से, बट जो डिमांड में चेंज हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है 10% से. तो चेंज किस में ज़्यादा है, प्राइस में ज़्यादा है, डिमांड में कम है. हेंस इट इज़ नोन एज इन इलास्टिक डिमांड. ओके. एंड ये वाला केस कहाँ पर पाया जाता है, दैट इज़ यूजुअली इन द केस ऑफ नेसेसिटीज़. ओके. लाइक अगर भले ही सॉल्ट जो है, सॉल्ट हो जाता है, मैच बॉक्स हो जाता है, वो आपका डबल रेट का हो जाएगा, बट स्टिल देर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दीज नेसेसिटीज़ दैट यू आर गोइंग टू परचेज. हेंस प्राइस में चेंजेस ज़्यादा हैं, डिमांड में चेंजेस जो हैं वो कम हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्राइस आप देख रहे हो कि इट हैज़ फॉलन डाउन फ्रॉम 35 टू 25, बट डिमांड में जो है सिर्फ 1 यूनिट का या 1 kg का डिफरेंस आया. एंड वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर अब सॉल्ट भी है, अब वो ऑलमोस्ट उसका प्राइस स्लैश होकर के 1 रुपीज़ हो जाएगा, तभी भी आप एक्स्ट्रा नहीं खरीदोगे ना, नमक कितना खा लोगे. ठीक. तो यहाँ पर दिस यू कैन सी. अब वेन एवर सच काइंड ऑफ कर्व्स आर मेड और ऑलवेज सी अ बेसिक डिफरेंस. देखो इसमें लिखा हुआ है प्राइस राइजेज बाय 40% एंड द डिमांड फॉल्स बाय 10%. ठीक. तो इसको हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट, दिस इज़ द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज़ द ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है. सपोज करो कि 35 वॉज द ओरिजिनल प्राइस एंड at 35 9 was the original quantity. This is x, this is y. The price has fallen down to 25 यहाँ पर and the demand will not change much. अब ये डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पर डिफरेंस देखो और यहाँ पर डिफरेंस देखो, इट इज़ वेरी लेस. यहाँ पर ये चीज़ नहीं शो की गई, ये दोनों ऐसा लग रहा है बराबर ही बराबर हैं. ओके. तो वेन एवर यू विल मेक अ कर्व इट शुड बी अ स्टीप स्लोप कर्व, ऐसे. ठीक. तो हम इसको अगर एक बेसिक सेंस में देखें, अगर हम इवन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द शेड्यूल पार्ट एंड सिर्फ उसको नॉर्मली भी रख रहे हो, तो दिस इज़ प्राइस, दिस इज़ क्वांटिटी, यू आर शोइंग दैट द प्राइस इज़ चेंजिंग मोर एंड डिमांड इज़ चेंजिंग लेस. अगर हम प्राइस को इंक्रीज भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो डिमांड को तो हम कम शो करेंगे, तो डिमांड विल बी शोन लाइक दिस. हेंस इट विल बी अ स्टीप स्लोप. ये डिफरेंस हमेशा आप शो करोगे कि सपोज़ करो कि ये 50% से हो गया P1 एंड Q से शिफ्ट होकर के ये हो गया Q1, तो इट इज़ ओनली 10%. ये डिफरेंस यू विल ऑलवेज शो. ओके. एंड हेंस दिस इज़ DD कर्व, दिस इज़ X, दिस इज़ Y, दिस इज़ O. Okay. Moving towards the next part, that is unit elastic demand, that tells you कि elasticity of demand is equal to 1. equal to 1 इसमें, अच्छा इसमें देखो elasticity of demand is ED is lesser than 1. लेसर देन 1 का मतलब है कि सपोज़ करो कि अगर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मैंने किया एंड उसमें जो चेंज आता है दैट इज़, सपोज़ ये 50% था.
ठीक, चेंज इन द क्वांटिटी नहीं, चेंज इन द क्वांटिटी वॉज 10%, चेंज इन द प्राइस वॉज 50% से प्राइस जो है वो स्लैश हो रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो उस टाइम पर क्या होगा, दिस विल बी ये और ये. ठीक, तो द आंसर विल ऑलवेज बी लेसर दैन 1. if you are dividing 10 by 50 तो the answer will be 0.2. तो 0.2 का आंसर जो ये हमेशा 1 से कम है. hence what it will be, it will always be elasticity of demand is lesser than 1. 1 नहीं आया ना, करेक्ट आंसर 1 नहीं आया, तो hence it will be lesser than 1. ठीक है, अब नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक. इसको समझो. ये अगेन एक सिचुएशन है जो बहुत रेयर केस में फाइंड की जाएगी, बिकॉज एग्जैक्ट चेंज होना इज नॉट पॉसिबल. इट सेज दैट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. इफ मिल्क का प्राइस जो है दैट राइजेज बाय 20%, द डिमांड फॉर मिल्क विल फॉल बाय एग्जैक्टली 20%. ठीक, तो क्या बोला गया है कि अगर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी एम कर रहे हैं तो यहाँ पर द चेंज इन द प्राइस एंड द चेंज इन द क्वांटिटी इज द सेम, इट इज़ 1. तो दिस इज़ व्हाट 1 इज़, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इन विच केस इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व. ठीक, तो इसका जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है. हाउ इट इज़ मेड, आई विल शो यू. दैट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. द प्राइस of something was 50, the demand for it was rupees 10, the price had fallen down to 10, the demand for it has become 50. ठीक, तो एग्जैक्ट चेंजेस हो रहे हैं. वो 10 से 50 हुआ, वो भी 10 से 50 हुआ. तो इसका जो कर्व बनता है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मतलब इस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दैट इज डी एंड डी कर्व. And here the elasticity of demand is equal to 1. This is x, this is y, this is o, this is price, this is quantity, and that side is price. ठीक, तो unitary elastic demand और unit elastic demand both are same. Next is इलास्टिक डिमांड और हाईली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम कहते हैं कि जो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज मोर एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस. डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मच ग्रेटर than the percentage change in its price. This is usually example of luxury items and comfort goods. The demand for curve is flatter. Examples के तौर पर आप ले सकते हो जिसके substitutes बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक, तो उसकी elasticity, अगर ज़रा सा प्राइस इधर एक चीज़ का शिफ्ट हुआ तो हम तुरंत दूसरे प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे. देन लग्जरीज़ में यू कैन टेक द सेम थिंग, कि अगर उसका जो प्राइस है वो फॉल होता है, सपोज वो प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि अब वो नो मोर अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट, हैंस आई विल शिफ्ट द कंजम्पशन टुवर्ड सम अदर प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट. कंफर्ट जोन की, जहाँ पर कंफर्ट गुड्स की बात की गई है, सपोज करो टीवी है, फ्रिज है, ज़रा सा उसका प्राइस शिफ्ट हो रहा है या सपोज करो इंक्रीज़ हो रहा है. पहली चीज़ उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत होंगे, एंड दूसरी चीज़ कि आप उन प्रोडक्ट्स की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो. इफ़ यू कैन डू, येस, द डिमांड विल बी कंसिडर्ड एज इलास्टिक डिमांड. ठीक, प्राइस इज़ नॉट चेंजिंग मच, सिर्फ एक यूनिट से, बट द डिमांड इज़ फॉलिंग बाय मोर यूनिट्स. ठीक, तो दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिक डिमांड. अब इसका जो कर्व है वो उससे थोड़ा सा ऑपोजिट बनता है इन इलास्टिक से. इन इलास्टिक में एक्स वाई 0, ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी दिखाई मैंने. हमने इन इलास्टिक में आपको यहाँ का डिफरेंस कम और यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा बताया था. अब जस्ट बिकॉज कि दिस इज़ इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, यहाँ पर यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा होगा. प्राइस इज़ इंक्रीजिंग बाय लिटिल अमाउंट बट द डिमांड विल फॉल बाय मोर अमाउंट. ठीक, यहाँ पर P से P1 एंड हेयर इट इज़ गोइंग फ्रॉम Q टू Q1. तो ये डिफरेंस देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर भले इट विल बी 10%, यहाँ पर इट इज़ ऑलमोस्ट 50%. हैंस द डिमांड कर्व विल बी अ फ्लैट स्लोप्ड कर्व एज कंपेयर टू दैट कर्व, जो
स्टीप स्लोप था जो इनलास्टिक का था. ओके, हेंस सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इज ग्रेटर दैन 1, मतलब इलास्टिसिटी यहाँ पर ज़्यादा है. अब सपोज करो ये 5 है, ये 1 है, ठीक, तो इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर विल बी 5. तो इलास्टिसिटी इज मोर एज कंपेयर टू द प्राइस. ठीक, now is perfectly elastic demand curve. अब perfectly elastic demand curve is again a rare situation जिसको हम बहुत ही कम ही देख सकते हैं कि द डिमांड इज़ शिफ्टिंग और द प्राइस इज़ शिफ्टिंग. येस, जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव गुड्स या लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप इसको ढूंढ सकते हो. समवेयर इट कैन बी फाउंड देयर कि जो लग्जरी गुड्स में इन द सेंस कि बहुत ही स्टेटस वाले गुड्स हैं, डायमंड है सपोज करो, उस डायमंड का जो प्राइस है वो कम हो गया. अब लोगों को लगेगा कि ओके नाउ दिस इज़ नो मोर अ लग्जरी आइटम, देयर डिमांड इज़ गोइंग टू फॉल अ लॉट. ठीक, दैट इज़ इलास्टिक डिमांड. मीन्स हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी. आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हेंस इट इज़ चेंजिंग दिस मच. There is when there is no change or small change in the price of the commodity, there will be the demand will be changing infinitely. Hence it is known as elasticity of demand. Okay, so here the curve, जैसे perfectly inelastic में the curve was parallel to y axis, this is x axis, this is y axis. यहाँ पर the curve is parallel to x axis, this is x, this is y, this is o, and चाहे there will be a slight change. सपोज करो कि प्राइस जो था ये था, क्वांटिटी यहाँ पर थी, बट फिर क्या हुआ कि प्राइस ज़रा सा फॉल हुआ है एंड क्वांटिटी हैज़ शिफ्टेड ऑलमोस्ट हेयर. ठीक, तो दोनों कहाँ पर टच करें, वो यहाँ पर टच करें. हेंस दिस इज़ नोन एज द DD कर्व दैट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो वो इसीलिए इसको एकदम पैरेलल टू y एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस बन जाता है. एंड हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक, यू कैन नॉट कैलकुलेट, इट इज़ अनकाउंटेबल, मतलब देर इज़ कंसिडरेबल चेंज इन द कमोडिटी डिमांड. ओके, नाउ अ लिटिल बेसिक रिविजन ऑफ दिस दैट वी कैन डू. तो सबसे पहले हम लोग ने कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था द इलास्टिक डिमांड कर्व दैट इज़ फ्लैटर. ठीक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर दैन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसका हम कर्व बना देते हैं. दिस इज़ ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी. अगर हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो प्राइस में चेंज कम हो रहा है, इलास्टिसिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा है. हैंस द कर्व विल लुक लाइक समथिंग दिस. Then next is inelastic demand curve, जिसमें the curve is steeper, percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in the price of the commodity. तो if you take original price and quantity, more change in the price and less change in the quantity. आप दोनों के बीच में जो difference है वो देख सकते हो. ठीक है, very clearly visible difference. Okay, next is unitary elastic demand curve, that is percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. तो अगर प्राइस यहाँ था, क्वांटिटी यहाँ थी, प्राइस यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, क्वांटिटी यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुई. हैंस इट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. Then the next is perfectly inelastic demand curve, that is as mentioned also that it is parallel to y axis. The demand will not change at all, वो वहीं पर ही stuck रहेगी. And price elasticity is perfectly elastic, तो it will be parallel to x axis. This is x, this is y, so it will be parallel to x axis. Okay, now I hope this much is clear to you all. Next rest we'll do in the next video, in which we'll study about the factors and a few goods and the types of elasticity of demand. These were the degrees of elasticity. Now we'll understand the types of elasticity, factors affecting, and a few goods जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि whether they are elastic, they are inelastic. So I hope this much is clear to you all. Keep preparing. Best wishes. Thank you.